हेलो गाइस, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें दो तरह के स्रोत शामिल हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में शामिल अनुसूचियों के बारे में कि वो अनुसूचियां हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और उन अनुसूचियों में दिए गए विषयों के आधार पर हमारी जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से शासन करती हैं और किस प्रकार से अनुसूचियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। हमारी जो पहली अनुसूची है वो पहली अनुसूची ये कहता है कि संघ के घटक जो भी है, संघ के घटक जो भी है, राज्य और संघ शासित प्रदेश, इनके उल्लेख संविधान के प्रथम अनुसूची में मिलते हैं। यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आधारित विषयों का उल्लेख संविधान के प्रथम अनुसूची में मिलता है। इसके बाद एक अपवाद एक मुख्य चीज जो है कि संविधान का जो 69वां संशोधन हुआ था, 69 चेंजेस जो अमेंडमेंट्स जो हुए थे, 69वां संशोधन, उसी संशोधन में भारत की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। यह प्रथम अनुसूची में ही शामिल है। आइए अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची के बारे में। द्वितीय अनुसूची के बारे में बात करते हैं। हमारी द्वितीय अनुसूची जो है किस प्रकार से कार्य करती है। इसमें राज व्यवस्था के जो विभिन्न पदों के पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च और उच्चतम न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, साथ ही साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्तों एवं उनके पेंशन से संबंधित जानकारी संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें शामिल की गई है। आइए तृतीय अनुसूची के बारे में बात करते हैं। देखिए, संविधान जो है एक बहुत बड़ा विषय है, पॉलिटी का बहुत ही। तो कितने वेतन मिलते हैं, कितने कौन कौन से भत्ते हैं उनके, और उनको पेंशन कितना मिलता है, इससे संबंधित हम द्वितीय अनुसूची में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो है पॉलिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, खास करके हमारे लिए, हम विद्यार्थियों के लिए। उसमें से मैं वही चीजें बता रहा हूं जो बिहार दरोगा की परीक्षा में आने वाला है, और इसमें से कुछ टचअप जो है बीपीएससी की परीक्षा में भी आ सकता है। अभी हमारा मेन फोकस जो है 2213 पदों की दरोगा परीक्षा जो होने वाला है अभी दिसंबर में, जो हमारे भाई अभी दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ सहयोग कर रहा हूं। आइए तृतीय अनुसूची की बात करते हैं। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है वो संविधान की तृतीय अनुसूची से संबंधित है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्रथम अनुसूची भारत, उनके जो घटक है, राज्य और संघ शासित प्रदेश, उनसे संबंधित प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे तो वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित जो चीजें हैं वो है। तृतीय अनुसूची में शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी वैसे है कि जैसे राष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, या इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री एवं अन्य लोकसभा के जो लोग होते हैं, चुने गए सांसद होते हैं, उनको उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो तृतीय अनुसूची में पढ़ना है। एक सवाल रहेगा मेरा कि प्रधानमंत्री को उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। हमारी जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है,
राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं। आइए राज्यसभा की बात करते हैं, यानी कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का जो विवरण है वो दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या विवरण मिलेगा आपको राज्यसभा से। तो राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना, कि राज्यसभा को हम लोग कौन सा सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। आइए 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची जो हमारा है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। देखिए 5वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों का उल्लेख हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, देखिए जो चीजें हैं सब ये पूछेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो आपका सही जवाब होगा 5वीं अनुसूची। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। 5वीं के बाद 6ठी अनुसूची के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं जैसा कि आपको पता है। 6ठी अनुसूची के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा जो 6वीं अनुसूची है संविधान का वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, इन जनजातियों के बारे में, माफ कीजिएगा मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उनके प्रशासन का वर्णन है कि किस प्रकार से उनका देखभाल किया जाता है और प्रशासन उनके संबंधित किस प्रकार के कार्य को करती है। मणिपुर नहीं होगा, माफ कीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। आइए 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। हमारा 7वीं अनुसूची जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में से 3 सूचियां और निकल करके आती हैं। कौन कौन सी आती है ध्यान दीजिएगा। एक 7वीं अनुसूची से 3 सूचियां निकल करके आती है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो आइए सबसे पहले हमारी जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची के बारे में आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि जो संघ है तो संघ के विषय में कानून जो है सरकार बनाती है, यानी कि संघ से संबंधित कानून को सरकार बनाती है। और इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे। देखिए एक यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि मूल संविधान के समय और वर्तमान में। मूल संविधान के समय संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 97 थी। कितनी थी? 97 थी। और वर्तमान में अब बढ़ करके विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। अब आते हैं इसमें, इस मूल संविधान में संघ सूची में कौन कौन सी चीजें शामिल आती हैं। तो उसमें आपका रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डाक, तार, बैंक, टेलीफोन, इसके बाद करेंसी, सिक्के, इन सब चीजों से संबंधित जो विभाग हैं और विषय हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आता है।
आइए राज्य सूची के बारे में बात करते हैं। राज्य सूची में जो दिए गए विषय हैं वो राज्यों से संबंधित कानून सरकार बनाती है। इसी सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पहले इसमें 66 विषय थे। मूल संविधान के समय इसमें विषयों की संख्या 66 थी, पर वर्तमान में यह घट करके कितना हो गया है, 61 हो गया है। इसमें न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशुपालन, सिंचाई और अन्य राज्य से संबंधित जो चीजें हैं उनके विषयों पर आधारित वर्णन किया गया है। आइए समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची जो है हमारा, इसके अंतर्गत के विषय पर केंद्र और राज्य, इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर आपका जो ये केंद्र है और ये राज्य है, दोनों सरकारें क्या है, कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार का कार्यक्रम यदि राज्य सरकार के कार्यक्रम पर हावी होता है तो राज्य सरकार का जो कार्यक्रम है उसको निरस्त कर दिया जाता है और केंद्र सरकार के कार्यक्रम को पूरी मान्यता दे दी जाती है। मूल संविधान के समय इसमें 47 विषय थे, पर वर्तमान में अभी इसमें विषयों की संख्या बढ़ा करके 52 कर दिए गए हैं इसमें। लेकिन एक चीज है, एक अपवाद है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो प्रावधान है, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विषय है वो ना तो संघ सूची के पास है, न राज्य सूची के पास है और न ही समवर्ती सूची के पास है। वो एक अलग संविधान की बात करता है। ठीक है, इसमें जो समवर्ती सूची है इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है जैसे दीवानी और फौजदारी मामले, श्रम कल्याण विभाग, कारखाने, प्रदूषण, परिवार नियोजन इत्यादि कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जैसे देखिए कारखानों की यदि बात करते हैं तो आप यदि दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में तो दिल्ली केंद्र के अंतर्गत जो फैक्ट्रियां हैं वो मिनिमम वेज फॉलो करती है और उनका मिनिमम वेज अलग है, मतलब कि हाई रेट का है। लेकिन दिल्ली केंद्र के बाद जो राज्य में आ जाता है तो उसमें क्या है कि उसका मिनिमम वेज क्या है, कम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सरकारें काम करती है और 3 सूचियां जो हमारी 7वीं अनुसूची में शामिल है इस प्रकार से कार्य करते हैं। सूचियों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो यही आएंगे कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, या फिर मूल संविधान में राज्य सूची में विषयों की संख्या क्या थी। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे और ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं आते हैं। आइए अब हम 8वीं अनुसूची से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची जो है एक बड़ा ही चर्चित अनुसूची है और यह हमेशा ही चर्चा में रहता है। कभी भोजपुरी भाषा को शामिल होने को लेकर के 8वीं अनुसूची जो हमारा है वो किससे संबंधित है, वो भाषा से संबंधित है। और जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा से। आइए जानते हैं, कहता है कि भारत में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के समय जो भाषाएं थी वो 14 थी। ठीक है ना, मूल संविधान के समय मूल संविधान में भाषाएं जो थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितने हो गए हैं, 22 हो गए हैं। 22 हो गए हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हुए हैं। तो 21वें संशोधन में, संविधान के 21वें संशोधन में यानी कि 1967 में 1967 में किस किस भाषा को शामिल किया गया था, तो 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। इस भाषा को शामिल किया गया था 1967 में, तो सिंधी भाषा को ये 21वें संशोधन के दौरान किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1967 में संविधान का 21वां संशोधन हुआ था जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। इसके बाद 1992 में भी कुछ भाषा को शामिल किया गया था, जैसे कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया था।
कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में भी कुछ भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैथिली, जो कि चर्चित विषय रहा है, मैथिली को वर्ष 2003 में शामिल किया गया। देखिए, इसमें एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर कर देता हूं। कुछ जो पुराने एडिशन की जो किताबें हैं उसमें 2003 के बदले 2004 दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे सही जवाब है वो है 2003। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को शामिल किया गया है। कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। संथाली, डोगरी और बोडो ये जनजातियों की भाषाएं हैं। इनको भी वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैथिली, जो कि बिहार की एक महत्वपूर्ण भाषा है, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसिद्ध है। अभी भोजपुरी के लिए जदोजहद चल रही है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। आइए अब हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची के जो मुख्य विषय हैं वो यही है। 9वीं अनुसूची में आप वीडियो को पुश कर करके और जो आपने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को नोट करते रहेंगे, उनके जवाबों को, और यदि कोई दुविधा होगी तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रख सकते हैं। हम आपके जवाब देने के लिए सदैव तत्पर हैं। आइए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। इस अनुसूची में 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी को शामिल किया गया था। इसमें शामिल विषय ऐसे हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में 1951 में 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था संविधान का, उसको शामिल किया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और भूमि सुधार का जो मामला है वो कभी न्यायालय में नहीं जा सकता है। भूमि सुधार समर अपहर्ता या अपहर्ता जो होते हैं वही इस मामले को रफा दफा कर देते हैं, उस मामले की सुनवाई वही करते हैं। ये मामले कभी आज तक भूमि सुधार से संबंधित न्यायालय में नहीं गए। आइए 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची हम 10वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। 10वीं अनुसूची में संविधान का 52वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन शामिल किया गया है? 52वें संशोधन को शामिल किया गया है, जो कि वर्ष 1985 में 1985 में हुआ था। 1985 में इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज शामिल है, दल बदल अधिनियम जो है, कानून और अधिनियम, वो इसी में शामिल है। ठीक है ना? दल बदल क्या है कि चुनाव जीतने के बाद जैसे जो सांसद या विधायक होते हैं उनको दूसरी पार्टियां प्रलोभन देकर के अपनी पार्टी में मिला लेती है और वो राजनीतिक फायदे को देकर के उस पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं। और वो संवैधानिक प्रक्रिया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जो कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत होता है। उसमें ऐसा होता है कि उनकी जो सदस्यता है, जिस पार्टी में वो पहले से थे, उनकी पार्टी की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है और दूसरी पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और तब वो विधायक बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जो उनकी पुरानी पार्टी है उनकी पार्टी से उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। यदि उनकी सदस्यता वो पार्टी निरस्त नहीं करती है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी में बने रहेंगे। बिहार में ये काफी बार हुआ है। आरजेडी में जगदानंद सिंह से संबंधित ये प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं। तो दल बदल जो है 52वें संशोधन में 1985 में शामिल किया गया था, जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आइए 11वीं के बारे में बात करते हैं। 11वीं अनुसूची हमारी जो 11वीं अनुसूची है
वो 73वें संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत आती हैं और ये वर्ष 1922-23 में इनका संशोधन हुआ था। 1922 और 1923। ये जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसे संविधान के 73वें संशोधन यानी कि 1992-93 है, 1922-23 नहीं है, 1992 और 93 में शामिल किया गया है संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। इसमें पंचायती राज से संबंधित कुल 23 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित जितने भी चीजें हैं, इसमें पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय दिए गए हैं। पहले इसमें विषयों की संख्या 28 थी, लेकिन वो बढ़ाकर क्या 29 कर दिया गया है। हमारी जो 12वीं अनुसूची है संविधान की, जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1992-93 ये वर्ष जो है वो सेम है। उसी के अंतर्गत इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्था से संबंधित जो चीजें हैं, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्था जैसे नगर निकाय, नगर निगम, इन सब चीजों के संबंधित जो विषय है 12वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इसमें जो कुल विषयों की संख्या है वो 18 है। इसमें विषयों की कुल संख्या कितनी है? इसमें कुल 18 विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूचियों से आने वाले प्रश्न जो बिहार दरोगा में हैं वो इन्हीं विषयों से आएंगे जो कि मैंने आज के वीडियो में बताया आपको। आगे के वीडियो में संविधान से जुड़े और भी चीजें बताते जाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपकी पढ़ाई में सहयोग के रूप में काम आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ सुझाव और सलाह के रूप में अपने कमेंट्स को भी लिखेंगे। जय हिंद।